हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर। हम इस YouTube चैनल पर CETT की तैयारी करा रहे हैं, जिससे आने वाले CETT की एग्जाम में आपको उसका बेनिफिट देखने को मिले। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ प्रश्न लेने वाले हैं। ये समझ लो पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न हमने CETT की एग्जाम में से लिए वाले हैं, जो कि इससे पहले एग्जाम हो चुकी है। आपको पता है कि हिंदी 30 मार्क के लिए पूछी जाती है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, जिसमें से आपको प्रश्न हिंदी के प्रश्न 30 आते हैं, जिसमें से आपको 15 मार्क का पैसेज आता है और 15 मार्क के लिए पेडागोजी आती है। आज इन 15 मार्क के जो पेडागोजी के प्रश्न होते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने फ्रेंड्स तक इस चैनल को जरूर शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न भाषा अर्जन का अर्थ है। इसमें हमें भाषा अर्जन का अर्थ पूछा गया है। हमने इन डिटेल में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हैं। हम देखेंगे भाषा अर्जन किसे कहते हैं। प्रश्न में हमें पूछा गया है ऑप्शन 1, किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना। जब हम किसी भाषा के व्याकरण और नियमों को सीखते हैं तो उसे हम भाषा अधिगम कहते हैं, भाषा अर्जन नहीं। ठीक है। ऑप्शन दूसरा देखते हैं, किसी भाषा को अनौपचारिक परवरिश में अनजाने में ही सीख लेना, उसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। हमारा ऑप्शन सेकंड बरोबर आ जाएगा इसके अंदर। ऑप्शन तीसरा चेक करते हैं, किसी भाषा को औपचारिक परवरिश में साहस सीखना, ये आ जाएगा अपना भाषा अधिगम के अंदर। ऑप्शन चौथा देखते हैं, भाषा के बारे में सीखना है। जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो हम उसे अधिगम कहते हैं। तो सीखने का अर्थ होता है अधिगम, इसलिए हमारा ऑप्शन क्रमांक दूसरा ही बरोबर हो जाएगा। ये बाकी के अपने सब अधिगम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो चुका है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सत्य नहीं है पूछा, इसका मतलब हमें ऑप्शन के अंदर से निगेटिव ही सेंटेंस निकालना है। सब में पहले हम देखते हैं, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। बरोबर, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। जैसे कि हिंदी और मराठी लैंग्वेज, हिंदी भाषा और मराठी भाषा की जैसे देवनागरी लिपि होती है, इंग्लिश की रोमन होती है, पंजाबी की गुरुमुखी होती है। इस तरह से प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। पॉइंट अपना बरोबर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। अभी देखा है हमने, जैसे कि हिंदी भाषा की, मराठी भाषा की देवनागरी लिपि होती है, इंग्लिश की रोमन होती है, पंजाबी की गुरुमुखी होती है, इसलिए ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। यहाँ पे क्या कहता है, लिपि आवश्यक नहीं है। निगेटिव का ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट गलत है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। बरोबर, प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है। जो हिंदी भाषा का एक अपना ग्रामर होता है। हिंदी और मराठी जैसी भाषा का अपना खुद का एक व्याकरण होता है, इसलिए हमारा तीसरा भी पॉइंट बरोबर हो जाएगा। और चौथा भी, भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक होती है। चौथा भी अपना ऑप्शन बरोबर हो जाएगा। सिर्फ अपना गलत ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड। तो हमें गलती ऑप्शन का आंसर यहाँ पे लगाना था, सत्य नहीं है, इसलिए भाषा की लिपि आवश्यक नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा देखते हैं, इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। क्या 8वीं अनुसूची में हमारे 22 भाषाएं शामिल है, जिसमें से आपको 22 भाषाएं याद होना जरूरी है कि 22 भाषा में से कोई भी एक भाषा पूछी जा सकती है। जैसे कि इसमें पूछी गई, अवधी क्या 8वीं अनुसूची में शामिल है? नहीं है। नागपुरी है क्या? नहीं है। बोडो, हाँ, बोडो 8वीं अनुसूची में शामिल है। राजस्थानी भी नहीं है। इसी तरीके से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 8वीं अनुसूची में कौन कौन से भाषाएं, 22 भाषाएं शामिल है, हम आगे के पॉइंट में देखेंगे। ये 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। कौन कौन से? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल,
तेलुगु, उर्दू, बोडो, संताली, मैथिली, डोगरी। ये 22 भाषाएं अपने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ये 22 भाषाएं आपको याद रखना है। इनमें से कोई भी एक आपको सीटीटी के एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, या आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आपके नोट्स में इसको लिख लेना, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेता है, यह कथन किसके संबंधित में हमें देखना है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के संदर्भ में कुछ विचार विद्वानों ने दिए थे, जिसमें से वाइगोत्स्की का कहना था कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। इस तरीके से वाइगोत्स्की ने कहा था, इसलिए ये एक ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा देखते हैं। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परवरिश के साथ अंतःक्रिया माध्यम से विकसित होती है। इस तरीके से पियाजे का कथन था। ठीक है, तो ऑप्शन क्रमांक दूसरा भी नहीं होगा अपना। तीसरा देखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार चॉम्स्की कहता है कि मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेता है। ऑप्शन क्रमांक तीसरा अपना बराबर हो जाएगा, जो कि ये कथन नॉन चॉम्स्की का ही है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन देखे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं। ग्राह्य कौशल किसे कहते हैं हमें पहले पता होना चाहिए। ग्राह्य कौशल, भाषा के कौशल, सब में पहले हम देखते हैं भाषा के कौशल कितने दो टाइप के होते हैं, जिसमें से एक ग्राह्य कौशल होता है और दूसरा अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। जिसमें से ग्राह्य कौशल किसे कहते हैं हम, जिसे सुनकर ग्रहण करने का कौशल कहते हैं। इसे हम एक पहला तो श्रवण कहेंगे और दूसरा पठन कौशल, ये पढ़कर ग्रहण करने का कौशल होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन पठन कौशल। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्रमांक 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भाषाओं के अधिगम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। हमारे प्रश्न में नेगेटिव सेंटेंस है और ऑप्शन में भी हमें नेगेटिव आंसर देखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं हम। मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है। ऑप्शन पहला बराबर है। दूसरा देखते हैं। मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है। क्या मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने में हमें बाधित करती है? नहीं करती है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्रमांक दूसरा ही गलत हो जाएगा और दूसरा ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है। उपचारात्मक का शिक्षण का अर्थ क्या है हमें देखना है। शिक्षार्थी के अधिगम को सुधारना यह हो सकता है, लेकिन हमारा शिक्षार्थियों के अधिगम तथा शिक्षकों के शिक्षण दोनों में सुधार करना, यह ऑप्शन सेकंड बरोबर हो जाएगा। शिक्षार्थी के अधिगम तथा शिक्षकों के शिक्षण दोनों में सुधार करना ही उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्रमांक दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास तब होता है जब वो दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक पहला। जब दूसरा ऑप्शन चेक करते, जब वो भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते तब उनका भाषा का विकास नहीं होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। जब वो स्वयं से बातचीत करे, जब स्वयं से बातचीत करे तो उनका भाषा का विकास कहां से होगा। जब वो चुप रहते, जब चुप रहे तो भाषा का विकास होने का कोई सवाल ही नहीं आता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा अधिगम में बोधगम्य में निवेश का अर्थ क्या है। जब बच्चे को एक अवसर स्तर ऊंचा ऊपर देना, बच्चों को ऐसा भाषीय अवसर उपलब्ध कराना जो कि उनके भाषा के एक स्तर ऊपर हो, तभी उनका भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का अर्थ कहलाया जाएगा। जब कोई बच्चा थोड़ी सी बात करता है और उसको ज्यादा बात करने का हम अवसर मौका देते हैं तो उसे भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए क्या जरूरी है, इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। हमें देखेंगे पहले ऑप्शन क्रमांक 1। भाषा की कोई भूमिका नहीं होती है, गलत। भाषा की तो भूमिका होनी चाहिए। जब भाषा से एक दूसरे से व्यक्त करेंगे, बात करेंगे, तभी तो उनका समग्र बौद्धिक का विकास होगा। इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन देखते हैं। भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, बरोबर। भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब एक दूसरे से कोई ना कोई बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तभी तो उनका बौद्धिक विकास होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन क्रमांक दूसरा ही होगा।
आंसर राइट। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? सबसे पहले तो मातृभाषा की सिफारिश करता है और क्षेत्रीय भाषा यानी मातृभाषा एक ही होती है, लेकिन जब दोनों भी ऑप्शन में दिखे तो हमें मातृभाषा के साथ में जाना है, ना कि क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से। इसलिए हमारा ऑप्शन क्रमांक पहला ही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नॉर्म चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार जब नॉर्म चॉम्स्की का सिद्धांत आता है तो हमें सार्वभौमिक व्याकरण ही दिखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्म चॉम्स्की के सिद्धांत में सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में बताया गया है। के अनुसार नॉर्म चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजता की समझ के साथ जन्म लेते हैं। भाषा कैसे कार्य करती है हमने पहले ही बता दिया है आपको, सार्वभौमिक व्याकरण के साथ में कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भाषा से अभिप्राय क्या है? भाषा से अभिप्राय क्या है? भाषा विज्ञान की अवस्था है। विज्ञान की अवस्था है। क्या हम हर सब्जेक्ट के अंदर भाषा का इस्तेमाल करते? जब हम गणित सीख रहे हैं तो हम भाषा का इस्तेमाल करते, जब विज्ञान सीख रहे हैं तो हम गणित का भाषा का इस्तेमाल करते, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा देखते हैं। व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, बरोबर। यह ऑप्शन क्रमांक दूसरा बरोबर हो जाएगा, क्योंकि भाषा से अभिप्राय है कि व्यवस्थाओं की व्यवस्था ये भाषा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? ऑप्शन एक, पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत कर यह ऑप्शन क्रमांक बरोबर हो जाएगा। जब हम किसी तरह की संरचनाओं को, पठन सामग्री को एकत्र करते हैं तब कोई भी भाषा हमें सीखने का या व्याकरण सीखने के लिए हमें सबसे अच्छा तरीका बताया जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्रमांक ए राइट होता है। अगला पढ़ते हैं। व्याकरणिक संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके जब हम अलग अलग संकल्पनाओं का अभ्यास करेंगे तब हमें बहुत सारी दिक्कत आएंगी, इसलिए हमारा ऑप्शन क्रमांक सेकंड नहीं होगा, ऑप्शन क्रमांक दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करना। जब भी कंठस्थ आए तो हमें ऑप्शन के अंदर सीधा सीधा उसको रॉन्ग कर देना है। जब भी हमें याद करना है तो जब भी ऑप्शन के अंदर हमें याद करने के लिए ऑप्शन दिखा जाए तो उसे हम पहले से पहले उसे कट करना है, क्योंकि वो निगेटिव वर्ड होता है। ऑप्शन चौथा देखते हैं। संरचनात्मक उपागम को अपनाकर, यही भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्रमांक सिर्फ एक बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है? हमें भाषा की एक विशेषता नहीं है ऐसा पूछा गया प्रश्न के अंदर। पहला ऑप्शन देखते हैं हम। भाषा एक यादृच्छिक है, बराबर, भाषा एक यादृच्छिक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। भाषा एक स्थिर है, भाषा स्थिर नहीं है। हम देखेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में जाए तो कहीं ना कहीं हमें लैंग्वेज भाषा देखने को मिलती है, भाषा चेंज देखने को मिलती है। उसके अलावा हम कोई अदर स्टेट में भी जाते तो हमें भाषा अलग देखने को मिलती है, इसलिए भाषा स्थिर नहीं होती है। ठीक है, और इसलिए ऑप्शन क्रमांक दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। भाषा सांस्कृतिक और अनुभव पर आधारित होती है, बराबर, सांस्कृतिक और अनुभव पर आधारित होती है भाषा। ऑप्शन क्रमांक चौथा देखते हैं। जिसमें भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है, बराबर। भाषण अपन एक मातृभाषा के जरिए से भी सीखते हैं और स्कूल में जाकर भी सीखते हैं। हम एक अर्जन किया और अभी थोड़ी देर पहले देखे हमने भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। भाषा अर्जन यानी जो हम अपने घर के अंदर या आसपास के वातावरण के हिसाब से या परिवार के अंदर रहकर सीखते हैं, जो कॉपी कर हम सीखते हैं, उसे भाषा अर्जित कहते हैं। और दूसरा जो सीखा हुआ व्यवहार होता है उसे अधिगम कहते हैं, इसलिए हम ऑप्शन क्रमांक चौथा भी बराबर हो जाएगा। सिर्फ हमारा ऑप्शन क्या आएगा, जो सेकंड नंबर का गलत है यही हमारा ऑप्शन के अंदर आंसर हो जाएगा, जो कि हमें गलत ही पूछा गया है इस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज के हमने वीडियो में 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि पेडागोजी के है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इसके अंदर ही इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को रिपीट भी मिलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना और अच्छी तरह से देखकर नोट जरूर बना लेना, जिससे कि एग्जाम में आपको बेनिफिट मिल सके इस वीडियो का। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में।